1988 में एक आदमी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जोड़ के बस $100 इकट्ठा किया, सिर्फ शादी करने के लिए। उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद ही उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। सोच सकता है, उस दिन के बाद वो पूरा लीवान गांव का मजाक बन गया। शर्म और दर्द से भरा हुआ उसने अपना गांव छोड़ दिया। फिर वो आधा चाइना घूमता रहा, दिन में कारपेंटर का काम करता, रात में बस उस लड़की को ढूंढता रहता। सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब वो एक घर में फर्नीचर बना रहा था, उसने उसे दोबारा देखा। वो अपने पोते को गोद में लिए खड़ी थी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। वो सीधा उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें 30 साल से ढूंढ रहा हूं, मेरे $100 वापस करो। और ये बोलते ही वो वहीं गिर गया बेहोश। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। उसके सामने एक नया कैबिनेट सेट पड़ा था और तब उसे समझ आया वो दोबारा जन्म ले चुका है। अब वो वापस अपनी जवानी में था। वो कैबिनेट उसकी पहली खुद की बनाई हुई चीज थी, जब उसने अपने मास्टर के पुराने तरीके छोड़कर कुछ नया ट्राई किया था। और सच बताऊं, क्राफ्ट्समैनशिप इतनी परफेक्ट थी कि एक भी कील यूज नहीं हुई थी। फिर भी पूरा स्ट्रक्चर रॉक की तरह सॉलिड था। लेकिन अब 2 जिंदगी जीने के बाद उसे वो डिजाइन थोड़ा पुराना लगने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। उसका कुत्ता बिग येलो किसी पर भौंक रहा था। दरवाजा खुला और उसकी तीसरी बहन अंदर आई, ठंड में लिपटी हुई, हाथ में टोकरी लिए। उसने प्यार से कहा, तू अकेला है, शायद खाना नहीं खाया होगा, इसलिए तेरे लिए सूखे शक्करकंद लाई हूं। फिर सीधा मुद्दे पर आई, तू अब 22 का होने वाला है, अब शादी कर ले। उसने एक रिश्ता भी सजेस्ट किया, सू फैमिली की लड़की, सिर्फ $100 में बात हो जाती। लेकिन उस आदमी ने सीधा मना कर दिया, वो नहीं, मुझे कोई और पसंद है। कौन? बहन ने पूछा। योंग लुयान, सेक्रेटरी यांग की बेटी। बहन तुरंत सीरियस हो गई। उसका दहेज $1000 है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वो आदमी जिद पर था। उसने कहा, पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारी बात मानी थी और गलती की थी, इस बार नहीं। इस बार मैं सिर्फ योंग लुयान से ही शादी करूंगा। बहन ने बहुत समझाया, रियलिटी, पैसे, स्टेटस, सब कुछ। लेकिन उसने एक बात क्लियर कर दी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर में बहन ने थोड़ा चैलेंज दे दिया, ठीक है, 7 दिन में $1000 लिया, फिर मैं तेरी शादी करवा दूंगी। सबको लगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उस आदमी ने बस मुस्कुरा के कहा, 7 दिन बाद मिलते हैं। उसके बाद के 7 दिन वो लिटरली टेबल पर ही सोता था, वहीं खाता था और बस काम करता था। उसने पुराने कैबिनेट को इतना मॉडर्न और स्टाइलिश बना दिया कि हर एंगल से परफेक्ट लगने लगा। वुड वाइल लगाया, डिजाइन अपग्रेड किया और उसे एक नया फ्लेक्सिबल फर्नीचर सिस्टम बना दिया। उसने उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि उसमें मॉडर्न सॉलिड वुड फर्नीचर वाला रॉ वाइब आ गया। और सिर्फ एक सिंपल कैबिनेट नहीं था, उसमें अलग अलग हाइट के 4 कैबिनेट्स थे और एक लंबा वाला भी। सबको मिक्स मैच करके अलग अलग डिजाइन बना सकते थे। मतलब फुल फ्लेक्सिबल सिस्टम, सुपर अडेप्टेबल। फिर आया लूनर डिसंबर 8, लावा फेस्टिवल का दिन। नॉर्मली ये दिन लकी माना जाता है और इस बार भी उसे लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार उसने डिसाइड किया किस्मत ट्राई करनी है। उसने एक एक करके सारे कैबिनेट्स फ्लैट बेड कार्ड पर लोड किए, कॉर्नर्स को कपड़े से रैप किया, टाइट रोप से बांध दिया और सीधा निकल पड़ा यूकिंग टाउन की मेन स्ट्रीट की तरफ। यूकिंग टाउन शहर के किनारे पर था और वहां का मार्केट सबसे बड़ा था। शहर के लोग भी वहां शॉपिंग करने आते थे। उसने सोचा, अगर कोई अमीर शहरी आदमी मिल गया तो ये कैबिनेट सेट अच्छी प्राइस में बिक सकता है। रास्ते भर कार्ट इतना हिलता रहा कि उसके हाथ तक सुन हो गए, लेकिन फाइनली वो मार्केट पहुंच गया। दूर से ही देखा, इतनी भीड़ की एंड तक नजर नहीं आ रहा था। आज मौसम भी अच्छा था तो और भी ज्यादा लोग और वेंडर्स आ रहे थे। उसने एक सूखी जगह चूज की, फिर आराम से एक एक कैबिनेट उतारा, उन्हें क्लासिक शेप में सेट किया और खुद कार्ट के हैंडल पर बैठ गया। पॉकेट से सूखे शक्करकंद निकाले और आराम से खाने लगा। उसे पता था साउथ में ये टाइप के कैबिनेट्स काफी पॉपुलर हैं, लेकिन यहाँ बियांग काउंटी में ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और उसका वाला सेट पूरे मार्केट में यूनिक था। एक मील तक कोई दूसरा ऐसा पीस नहीं था। दोपहर तक थोड़ी धूप गर्म होने लगी, तब एक बूढ़ा आदमी रुक गया। वो आराम से कॉर्नर्स फील करता रहा, कैबिनेट को टैप किया, फिर पूछा, कितने का है ये फर्नीचर? आदमी सीधा कॉन्फिडेंस में बोला, सर ये लेटेस्ट सदर्न स्टाइल कैबिनेट सेट है, शादी के लिए परफेक्ट या डाउरी के लिए क्लासी पीस है और पूरे बाईगोंग में इसका कोई सेकंड पीस नहीं मिलेगा। प्राइस है 1200 और घर पर इंस्टॉलेशन भी इंक्लूड है। बूढ़े ने सुना, बस कंधे उठा के चला गया। लेकिन वो आदमी बिल्कुल डिस्करेज नहीं हुआ। वो फिर से बैठ गया, शक्करकंद खाता रहा। तब पास में जो बास्केट बेचने वाला था वो हंस के बोला, भाई तुझे सच में लगता है ये 1200 में बिक जाएगा? आज तो छोड़, 10 दिन में भी नहीं बिकेगा, बहुत महंगा है। आदमी कामली बोला, बस सही बायर का वेट है। और जैसे ही वो बात खत्म हुई, एक मिडिल एज कपल आके रुक गया। औरत सबसे अलग लग रही थी, ट्रेंडी की जैकेट पहनी हुई थी, बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट। उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी, क्लियरली उसे कैबिनेट पसंद आ गया था। आदमी ने सिगरेट जलाई और बोला, भाई ये कैबिनेट कैसे बेचने वाले हो? वो आदमी तुरंत उठ के आया, सीधा प्राइस बोलने के बजाय उसने स्मार्ट मूव किया, पहले ये बताओ क्राफ्ट्समैनशिप कैसा लगा है? वो आदमी स्मोक निकालते हुए जॉइंट्स और ग्रूव्स को फील करने लगा, फिर बोला, ऐसी स्किल बिना 30 साल के एक्सपीरियंस की नहीं आती, बताओ ये तुम्हारे मास्टर ने बनाया? ये सुन के वो आदमी अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। मैं 55 साल की एज में रिबॉर्न हुआ हूं, मेरे पास ऑलरेडी 30+ साल का एक्सपीरियंस है। फिर उसने बस एक थम्स अप दिया और बोला, भाई आप सच में एक्सपर्ट हो। फिर उसने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया, बोला, ये कैबिनेट एक पुराने मास्टर ने बनाया है, आधे साल लगा दिए इसे हाथ से बनाने में। पूरे बियांग काउंटी में सिर्फ एक ही पीस है, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ 1200। दोस्त बना लो और घर ले जाओ, घर की शान बढ़ जाएगी। वो आदमी अपनी वाइफ की तरफ देखता है, फिर पूछता है, डिलीवरी और इंस्टॉलेशन भी मिलेगा? बिल्कुल, फुल सर्विस घर तक। ठीक है, कैबिनेट लेकर हमारे साथ चलो, बस डील पक्की। वो तुरंत मान गया। अंदर से इतना खुश था कि क्या बताऊं, लेकिन पास वाला बास्केट बेचने वाला जल के राख हो गया। सोच रहा था 1200 युआन में तो मैं 1000 टोकरियां बना लेता। फिर वो आदमी उनके साथ काउंटी ऑफिस कंपाउंड गया। इतना काम किया कि पूरा पसीने से भीग गया। पॉकेट में जो शक्करकंद था वो भी गर्म और सॉफ्ट हो गया। उसने अकेला ही कैबिनेट उठा के ऊपर तक पहुंचा दिया। मिडिल एज लेडी ने उसे गर्म पानी दिया। थैंक यू यंग मैन। वो बोला, थैंक्स दीदी, आप टेंशन मत लो, सब मैं कर दूंगा। इंस्टॉलेशन ईजी था, बस थोड़ी जगह क्लियर करनी थी। काम करते करते शाम के 4-5 बज गए और फाइनली काम कंप्लीट। फिर उस लेडी ने उसे 1200 युआन दिए। उसने पैसे गिने, हाथ में फील किया, कंफर्म किया कि असली है और फिर चुपचाप अपनी कार्ट लेकर वापस निकल गया। अंदर से वो बहुत खुश था, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। जब तक वो यूकिंग के कुआं के पास नहीं पहुंचा, तब उसने कार्ट को नीचे की तरफ धक्का दिया और सीधा अपनी की तरफ निकल गया। उधर उसकी तीसरी बहन वुशुआ टेंशन में थी। वो सोच रही थी, मेरा छोटा भाई जिद पकड़ के बैठा है योंग लुयान से शादी करने की, बोलता है पैसे खुद कमा लेगा, लेकिन कैसे? पेरेंट्स के मरने के बाद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। न बड़ी बहन थी, न दूसरी। वो खुद परेशान थी। चौथी बहन का पति भी हेल्प नहीं करता था, तो वुशुआ ही सब कुछ कर रही थी।
उसने जितना हो सका सब जगह से पैसे उधार लिए, लेकिन बस 600 युआन ही जोड़ पाई, और वो भी काफ़ी नहीं था। वो परेशान थी, सिर्फ दहेज ही नहीं, शादी का खर्चा भी तो चाहिए। तभी बाहर से कुत्ता भौंकने लगा और वो आदमी वापस आ गया अपनी कार्ड के साथ। साथ में उसने अपने भतीजे शाओमिन को उठाया हुआ था और चिल्लाया, तीसरी बहन। वो शुआ ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। आओ शाओमिन को नीचे रखो, उसे खुद खेलने दो। वो आदमी ने बच्चे को नीचे रखा और उसे डांट दिया, अगर दोबारा नदी के पास गया ना तो मैं पिटाई करूंगा। बहन ने हंस के कहा, अभी नदी जमी हुई है, इतना डराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो आदमी सीरियस था। उसने शाओमिन को घूर के देखा, क्योंकि उसे याद था पिछली ज़िंदगी में यही बच्चा छोटी उम्र में मर गया था और उस दर्द ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। अभी तो सर्दियों में नदी सेफ लगती है, लेकिन बसंत आते ही पानी बढ़ता है और खतरा भी। वो ये सब बोल नहीं सकता था, इसलिए बस डरा दिया और अंदर ही अंदर सोचा, इस बार मैं इसे बचाऊंगा, बसंत के बाद इसे अपने पास ले जाऊंगा। उसने एक और बात रियलाइज़ की, तीसरी बहन मेरा कितना ख्याल रखती है। सच में वो बिल्कुल घर में रहने वाली प्योर दिल की इंसान है। तभी बहन ने पूछा, तो बता अचानक यहाँ कैसे आ गया? उसने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आज सही दिन है, और सीधा अपनी पॉकेट से पैसे निकाले, पूरे 1200 युआन, एक भी कम नहीं, और सीधा बहन के सामने रख दिए। बहन ये देख के शॉक हो गई। इतना मोटा बंडल देख के उसकी आवाज़ भी धीमी हो गई। ये इतने पैसे कहाँ से लाए छोटे भाई? वो कामली बोला, ना चोरी की है ना लूट, सब सच में कमाया है, और अब ये सब तुम हैंडल करो। बस मेरी एक हेल्प करो, मुझे यांग लुयान से शादी करवा दो। बहन और टेंशन में आ गई। मैं सीरियस हूँ, सच बता। वो बोला, अपनी स्किल से कमाया है, आज ही कैबिनेट बेचा आधे दिन में। मैं किसी और से झूठ बोल सकता हूँ पर तुमसे कभी नहीं। ये सुनते ही तीसरी बहन इमोशनल हो गई। वो तुरंत मुड़ के खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए और आसमान की तरफ देख के बोलने लगी, माँ बाप, आज आपका बेटा सफल हो गया। ऊपर से देख रहे हो तो इसे आशीर्वाद दो, इसकी शादी अच्छी हो, जिंदगी खुश रहे। वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बहन क्या बोल रही हो? नथिंग, वो पलट के बोली। फिर उसने पैसे गिने और 20 नोट्स निकाल के उसके हाथ में वापस दे दिए। ये रख लो, सेक्रेटरी यांग को सिर्फ 1000 चाहिए, बाकी पैसे शादी के काम आएंगे। वो बोला, शादी का खर्चा मैं दे दूंगा। बहन ने तुरंत मना कर दिया, जब माँ बाप नहीं है तो तुम्हारी 4 बहनें हैं ना। ये सुन के उसकी आवाज़ हल्का सा भर आई, तीसरी बहन। लेकिन बहन ने तुरंत इमोशनल बात कट कर दी, बस बस ज़्यादा सेंटी मत हो। फिर उसने 1000 युआन उठाया और बोला, ये लेके चलेंगे, पर सेक्रेटरी यांग मानेगा या नहीं पता नहीं। वो आदमी कॉन्फिडेंट था, जब तुम हो सब हो जाएगा। चुप, ज़्यादा स्मार्ट मत बन, बहन हंस के बोली। फिर उसने घर के वेस्ट रूम से चावल और आटा निकाला, उसके कंधे पर लटका दिया। आज यही मत रुकना, थक गया होगा, घर जाके आराम कर। फिर अचानक याद आया, आज लावा फेस्टिवल है। वो तुरंत किचन गई, एक बड़ा एल्यूमिनियम डब्बा उठाया और उसमें गर्म लावा पॉरिज भर दिया। ये ले जा, फेस्टिवल बना लेना। वो बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। दोनों ने चावल, आटा और पॉरिज कार्ड पर बांध दिया और वो वापस निकल गया। बहन उसे देखते हुए थोड़ी इमोशनल होगी। अब मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया, अपनी मेहनत से 1200 कमा लिए, शायद एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उधर वो आदमी रास्ते में गाना गुनगुना रहा था। घर पहुंचा तो उसका डॉग बिग येलो पागल जैसे पूंछ हिला रहा था। उसने गेट खोला, डॉग के सर पर हाथ फेरा, फिर पॉरिज गर्म की और दोनों ने साथ में बैठ के खाया। छोटा सा अपना फेस्टिवल मोमेंट। खाने के बाद वो कोर्टयार्ड में खड़ा हो गया और सोचने लगा, खुश ज़िंदगी अभी बहुत दूर है। सिर्फ योंग लुयान से शादी कर लेना ही काफ़ी नहीं है, मुझे इतना केपेबल बनना पड़ेगा कि मैं उसे अच्छी ज़िंदगी दे सकूं, वरना शायद उसका शहर वाले से शादी करना ही बेटर होता। ये थॉट काफ़ी हैवी था। फिर उसने डिसाइड किया, शादी फिक्स होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है घर को इम्प्रूव करना। उसने अपने घर को देखा, 3 कमरे, एक हॉल। जो 10 साल पहले अच्छा लगता था अब पुराना हो चुका था। आजकल लोग रेड ब्रिक और फैंसी टाइल्स चाहते हैं, लेकिन उसे लगता था वो स्ट्रांग नहीं होते। उसका वर्कशॉप ईस्ट रूम तो और भी ख़राब था। हवा अंदर आती थी, दीवार में गैप्स थे, मिट्टी और घास से भरे हुए। बस किसी तरह खड़ा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक प्रॉपर बाथरूम बनाना पड़ेगा, सेप्टिक टैंक के साथ, फ्लश वाला। सिर्फ योंग लुयान के लिए नहीं, मुझे खुद भी ये गांव के गंदे टॉयलेट्स पसंद नहीं। मतलब ब्रो, अब बंदा सिर्फ शादी नहीं, पूरा लाइफ अपग्रेड करने के मिशन पर है। सिर्फ योंग लुयान के लिए नहीं, मुझे खुद भी ये गांव के पिट टॉयलेट्स बिल्कुल पसंद नहीं। गर्मी में मच्छर काटते हैं, सर्दी में ठंड से जम जाते हो, बिल्कुल बेकार सिस्टम है। फिर उसने गहरी सांस ली। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। लगता है और कैबिनेट्स बनाने पड़ेंगे और पैसे जमा करने पड़ेंगे। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, ये सब बाद में, पहले योंग लुयान से शादी फिक्स करनी है। पता नहीं तीसरी बहन और जीजा ये रिश्ता पक्का करा भी पाएंगे या नहीं। उधर दूसरी तरफ शॉन्ग यांग अपनी बड़ी 28 वाली साइकिल पर अपनी वाइफ वू छुआ को पीछे बिठा के सीधा सेक्रेटरी यांग के घर जा रहा था। वू छुआ ने अपने भाइयों से लिए हुए सारे उधार पैसे वापस कर दिए थे। अब सपोर्ट के नाम पर शॉन्ग यांग बस उसका साथ दे सकता था और अपने साले के लिए बात रख सकता था। उसे पता था सेक्रेटरी यांग कोई आसान आदमी नहीं है और 1000 युआन का दहेज वैसे ही ऑलरेडी फेमस हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि वो और ज्यादा मांग लेगा या नहीं, लेकिन शॉन्ग यांग ने डिसाइड कर लिया था, जो भी हो मैं अपने साले की शादी करा के रहूंगा। शाम हो रही थी। सेक्रेटरी यांग का 5 कमरों वाला लाल ईंट का घर पूरे लुयोन गांव में अलग ही चमक रहा था। जैसे ही शॉन्ग यांग और उसकी वाइफ वहां पहुंचे, थोड़ा सा हंगामा हो गया। सेक्रेटरी यांग घर पर है, मैं शॉन्ग यांग हूं, शिव गांव से। अंदर से आवाज आई, आओ। उस जमाने में दरवाजे बंद नहीं होते थे, फिर भी दोनों बाहर ही खड़े रहे, रेस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए, जब तक सेक्रेटरी यांग खुद बाहर नहीं आए। फिर सब लोग अंदर कोर्टयार्ड से होते हुए मेन हॉल में गए। सेक्रेटरी यांग ने अपनी वाइफ का दिया हुआ सिगरेट का कार्टन खोला, एक सिगरेट शॉन्ग यांग को दी और खुद अपनी पुरानी पाइप जला ली। मैं तो अपनी पुरानी पाइप ही पीता हूँ, उसने कहा। उसने एक गहरा कश लिया, पाइप का टिप लाल चमका और तेज धुआं बाहर निकला। तभी उसकी नजर वू छुआ पर गई, जो 2 कार्टन गिफ्ट टेबल पर रख रही थी। उसने थोड़ा हैरान होकर पूछा, इतना सब क्यों लाई हो?
शॉन्ग यांग ने अपनी वाइफ की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओल्ड यांग, आज हम एक अच्छी बात के लिए आए हैं। अगर आप मान गए तो हमारे परिवार और भी करीब हो जाएंगे। ये सुनते ही सेक्रेटरी यांग समझ गया, वो सीधा पॉइंट पर आ गया। तो बताओ किसके लिए रिश्ता लेके आए हो? शॉन्ग यांग बोला, अपने साले के लिए। वो युआन आपके ही गाँव का है, कारपेंटर है, कुकिंग भी जानता है, मेहनती है, स्ट्रांग है, आपने खुद देखा है। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सेक्रेटरी यांग ने रोक दिया। रुको, तुम जानते हो ना, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, लू यान मेरी सबसे प्यारी बेटी है, हाई स्कूल पास है, खूबसूरत भी है, टैलेंटेड भी। अगर वो शहर में शादी करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सुन के शॉन्ग यांग थोड़ा प्रेशर में आ गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने अपनी जेब से लाल कपड़े में लिपटे हुए पैसे निकाले और सीधा टेबल पर रख दिया। ये 1000 युआन का दहेज है जो आपने मांगा था, सब मेरे साले ने खुद कमाया है। हाथ में आए ही थे और तुरंत हमें भेज दिया रिश्ता लेकर। तभी पीछे के रूम से 2 लड़कियां झांक रही थीं, पोनीटेल वाली। उनमें से एक थी योंग लुयान। वो चुपके से सब सुन रही थी। उसे थोड़ा याद भी था उस आदमी के बारे में, क्योंकि उसे हमेशा उसके साथ सेफ फील होता था। और जब उसने सुना कि पूरे 1000 युआन उसने खुद कमाए हैं तो वो सच में इंप्रेस हो गई। लेकिन प्रॉब्लम था उसका बाप, सेक्रेटरी यांग। उसके दिमाग में सीधा ये चल रहा था कि ये पैसे शॉन्ग यांग ने दिए हैं, बस नाम उस आदमी का यूज हो रहा है। इसलिए वो रुक के बोला, मुझे वो युआन पता है, मेहनती है, अच्छा लड़का है, लेकिन वो शहरी नहीं है। सच बोलूं तो मेरी बेटी उसके साथ शादी करके खेती ही करेगी, जिंदगी भर गांव में ही रह जाएगी, इस बात से बच नहीं सकते। फिर उसने सीधा बोल दिया, इसलिए मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और खड़े होकर उनके दिए हुए गिफ्ट्स भी वापस कर दिए। ये मुमकिन नहीं है, बस रिश्ता वहीं रिजेक्ट। शॉन्ग यांग और उसकी वाइफ चुपचाप वापस निकल गए। रास्ते में अपने पुराने घर के पास से गुजरते हुए सीधा उस आदमी के घर पहुंच गए। उधर वो आदमी अभी भी लैंप के नीचे काम कर रहा था, इंक स्ट्रिंग से सीधी लाइंस मार्क कर रहा था, बिल्कुल परफेक्ट फोकस के साथ। शॉन्ग यांग ने उसे देखा और एक लंबी सांस ली। रिजल्ट उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। वो बोला, मैं पानी लेके आता हूँ। लेकिन तीसरी बहन पहले ही उठ गई। तब उस आदमी ने सिगरेट निकाली और जीजा को दी और खुद ही बोल दिया, शायद किसी बीच वाले के थ्रू रिश्ता भेजना चाहिए था, आपको डायरेक्टली आना नहीं चाहिए था, आपकी इज्जत भी बचती। शॉन्ग यांग हंस पड़ा, अरे कौन सी इज्जत गई, मैं तो तेरे कमाए हुए 1000 युआन लेकर गया था, मुझे तो गर्व फील हो रहा था। प्रॉब्लम यह है, ओल्ड यांग मानता ही नहीं कि तूने ये पैसे खुद कमाए। जब उसने बोला कि अपनी बेटी को गाँव में फंसाना ठीक नहीं, मैं भी कुछ बोल नहीं पाया। वो आदमी शांत होकर बोला, वो गलत भी नहीं कह रहा। फिर जीजा ने एक और बात बोली, मैंने सुना है एक शहरी लड़का भी रिश्ता लेकर आया था, सेक्रेटरी यांग ने उनके गिफ्ट्स एक्सेप्ट भी कर लिए। लगता है तू बस प्रॉब्लम से बच रहा है। वो बात पूरी करता उससे पहले ही आदमी ने रोक दिया, तीसरी बहन, पता करो ये शहरी लड़का कौन है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई हिडन प्रॉब्लम होगा। शॉन्ग यांग को ये थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा ये बस प्रोटेक्ट कर रहा है योंग लुयान को। फिर भी बोला, ठीक है मैं पता करता हूँ। तब उस आदमी ने एक और मूव खेला, साथ ही ये भी देखना किसी को मॉड्यूलर कैबिनेट चाहिए तो मैं लेबर और मटेरियल संभाल लूंगा, 1200 में एक सेट। ठीक है मैं पूछता हूँ, बहन ने हाँ कर दिया। फिर वो बोला, अब आप लोग घर जाओ, रात हो रही। सुबह वो आदमी हल्का सा सामान लेके निकल गया, सिर्फ ग्लव्स और ईयर प्लग्स। आज उसकी शॉप खुलने वाली थी। कैबिनेट्स के लिए लकड़ी काटनी है, पोस्ट, बीम्स, पैनल सब रेडी करना है। आज का दिन बिजी रहेगा, उसने सोचा। लगभग 9 बजे किसी ने दरवाजा नॉक किया, लेकिन मशीन और काम के शोर में उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। बाहर योंग लुयान खड़ी थी। वो आने से पहले कितनी टेंशन में थी, याद करेगा या नहीं, क्या बोलूंगी, पानी मांग लूंगी या बोलूंगी बस पास से जा रही थी। इतनी सारी एक्सक्यूजेज रेडी करके आई थी, लेकिन अंदर आके रियलाइज हुआ कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही उसने झांक के देखा, अंदर काम अचानक रुक गया। अब वो पकड़ी गई। अंदर से आवाज आई, कौन है? वो आदमी आधा सीरियस होकर बोला, अभी कुछ दिखा मुझे, सच में कोई है क्या? फिर एक आवाज आई, मैं हूं। अरे अपनी पुरानी क्लासमेट को भी नहीं पहचानोगे? वो बाहर आया और देखा योंग लुयान। एक सेकंड के लिए वो खुद कॉन्शियस हो गया। हालत बिल्कुल काम वाली थी, कपड़े भी ठीक नहीं। जल्दी से कपड़े ढूंढने भागा और एक पुराना टैंक टॉप पहन लिया जिसमें आगे 2 छेद थे, पर कुछ ना होने से बेटर है वाली सिचुएशन थी। योंग लुयान बिना फॉर्मेलिटीज के सीधा अंदर चली गई। वो उसके पीछे भागा। अंदर हर जगह टूल्स पड़े थे, एक्स, सॉ, चिजल। उसे डर था कहीं वो हर्ट ना हो जाए, लेकिन जैसे ही योंग लुयान ने देखा, वो सीधा उसके वुडन मॉडल्स पे फोकस हो गई। मॉर्टिस और टेनन जॉइंट्स, वो उसकी स्पेशलिटी थी। थोड़ा एक्सप्लेन करते ही योंग लुयान एकदम इंप्रेस्ड हो गई। चाइनीज कारपेंट्री का पूरा हिस्ट्री सुनने में इंटरेस्ट लेने लगी। दोनों का वाइब एकदम स्कूल वाला हो गया, जैसे पुराने दिन वापस आ गए हूँ। फिर योंग लुयान ने थोड़ा टीज करते हुए पूछा, सच में पहचान लिया था मुझे? वो हंसा। सच बोलूँ तो पहले डाउट था, लेकिन फिर सोचा इतनी खूबसूरत और कौन हो सकती है मेरे पुराने क्लासमेट के अलावा। स्मूथ लाइन। योंग लुयान थोड़ी शर्मा गई, पहली बार उसका फेस इतना रेड हो गया। फिर उसने पूछा, ये सब क्या बना रहे हो? मॉड्यूलर कैबिनेट्स, साउथ में ट्रेंड चल रहा है। उसने मैगजीन भी दिखाई, डिजाइन और आइडिया से भरी हुई। फिर योंग लुयान ने सीधा मेन क्वेश्चन पूछा, सच बताओ 1000 युआन तुमने खुद कमाए? वो तुरंत बोला, बिल्कुल, अगर एक पैसा भी झूठा हो तो बिजली गिर जाए मुझ पर। योंग लुयान थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गई, अरे ऐसे मत बोलो। लेकिन अंदर से वो और भी इंप्रेस हो चुकी थी। दोनों बातें करते करते लंच टाइम तक पहुंच गए और फिर योंग लुयान खुशी खुशी वापस घर चली गई। घर जाते ही जैसे ही उसने टेबल सेट किया, सीधा बोल दिया, पापा मैं वो युआन से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही सेक्रेटरी यांग का गुस्सा फट गया। पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है। लेकिन योंग लुयान बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी। मैं आज उससे मिलकर आई हूं, मुझे पूरा यकीन है कि उसने वो 1000 युआन खुद कमाए हैं, वो मुझे अच्छी जिंदगी दे सकता है। लेकिन वो शहरी लड़का मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, कुछ अजीब है उसमें। सेक्रेटरी यांग और भी गुस्से में आ गया, तुम उससे मिलने भी गई थी? फिर अपनी वाइफ पर चिल्लाया, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? उसकी वाइफ शांत टोन में बोली, मैं क्या करूं, उसके पैर हैं, कहीं भी जा सकती है, आजकल के बच्चे हमारे जैसे नहीं होते। फिर हल्का टॉन्ट मारते हुए बोली, कम से कम मैं सीधा बोलती हूँ, कुछ लोगों की तरह चुपके काम नहीं करती। घर का माहौल एकदम गर्म हो गया, लेकिन योंग लुयान को आदत थी, वो ऐसे झगड़े सुन सुन के ही बड़ी हुई थी। अगला दिन 12th लूनर मंथ का 10वां दिन। अब सीन चेंज हो चुका था।
इस बार जैसे ही बाहर हल्की सी भी आवाज होती, वू युआन तुरंत समझ जाता ये योंग लुयान ही होगी। और सच में वो आई भी। इस बार वू युआन रेडी था। उसने एक वुडन कार्विंग निकाली जो उसने रात भर जाग के बनाई थी। उसने वो योंग लुयान को देते हुए कहा, कल रात नींद नहीं आई तो ये बनाया तुम्हें सोच के। वैसे ये तुम जितनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। डायरेक्ट आई लाइक यू बोलने से ज्यादा पावरफुल लाइन थी ये से। योंग लुयान ने कार्विंग हाथ में ली, ध्यान से हर डिटेल देखी, हर लाइन, हर कट। उसका दिल एकदम शांत ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद बस इतना ही बोल पाई, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। और बिना कुछ और बोले वहां से चली गई। लेकिन ब्रो, अब दोनों के बीच जो स्पार्क था ना, वो कंट्रोल के बाहर जा रहा था। चाहे वो रोज न मिले, चाहे थोड़ी देर ही मिले, पर वो युआन के दिल में योंग लुयान के लिए फीलिंग बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उसके पास टाइम नहीं था ज्यादा इमोशनल होने का। दिन भर वो काम में डूबा रहता। उसने एक स्मार्ट मूव लिया, एक साथ 3 कैबिनेट सेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। पहला सेट उसने 3 महीने में बनाया था। अब उसका टारगेट था 3 सेट सिर्फ 4 महीने में फिनिश करने। फुल एफिशिएंसी मोड ऑन, हर स्टेप प्लान करके काम कर रहा था, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दिया। और सिर्फ काम ही नहीं, उसके दिमाग में फ्यूचर का भी कैलकुलेशन चल रहा था। 5 महीने बाद इन्फ्लेशन आएगा, खाने का सामान, घर के अप्लायंसेस सब महंगा हो जाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया उससे पहले ही कैबिनेट्स बना के बेचने, प्रॉफिट सिक्योर करना है। मतलब बंदा सिर्फ मेहनत ही नहीं, फ्यूचर भी देख रहा है। फे दिन तेज तेज निकल रहे थे, तभी एक दिन योंग लुयान उसके लिए एक बड़ा लंच बॉक्स लेके आई। बंदर क्या था? फैटी मीट, एग्स, फुल रिच खाना। फे वो युआन तो देखते ही पानी पानी हो गया। कितने दिनों बाद मीट देख रहा हूँ। योंग लुयान पिकटेल के साथ टेबल पर बैठी, चिन हाथ पर रख के उसे खाते हुए देख रही थी। बाहर उसका डॉग बिग येलो भी स्मेल पकड़ चुका था। वो चेन खींच खींच के भौंक रहा था, जैसे बोल रहा हूँ मेरे लिए भी कुछ बचा के रख। लेकिन वो युआन ने इग्नोर कर दिया। ये मेरी फ्यूचर वाइफ ने बनाया, किसी और को नहीं मिलेगा। और सच में उसने पूरा लंच अकेला ही फिनिश कर दिया। फिर खाना खत्म हुआ ही था कि योंग लुयान ने जैसे मैजिक ट्रिक दिखा दी। 2 रोस्टेड स्वीट पोटैटोज निकाल लिए, एक तुरंत छील के उसके हाथ में दिया, लो ये भी खाओ। वो युआन ने मना किया, तुम पहले खाओ। लेकिन वो जिद पे थी, मेरे पास एक और है, तुम लो। फाइनली उसने ले लिया। उधर बेचारा बिग येलो, अब उसकी भौंक भी चेंज हो गई थी, जैसे कंप्लेन कर रहा हो। आखिर में वो युआन ने उसे क्या दिया? सिर्फ छिलके। डॉग ने ऊपर देखा, फिर योंग लुयान को, और चुपचाप छिलकों को ही लिक करने लगा। फिर बाहर स्ट्रीट वेंडर्स की आवाज आती रहती थी, कोई टोफू बेच रहा, कोई अंडे खरीद रहा। पूरा गांव जिंदा लग रहा था। लेकिन योंग लुयान 2 दिन तक नहीं आई, और वो युआन को उसकी कमी महसूस होने लगी। और जब वो उसे मिस कर रहा था, तब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। एक औरत आती है, शॉर्ट, मोटी, थोड़ा रफ लुक, फेस भी थोड़ा स्ट्रिक्ट और एटीट्यूड फुल स्नॉबिश। उसे देखते ही फील आता है ये बंदा प्रॉब्लम लेकर आई है। और शौक तब लगा जब पता चला ये कोई और नहीं, उसकी पिछले जन्म की वाइफ सू यान में ही है। 30 साल बाद भी उसकी याद धुंधली हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो बोली, उसका वो कोल्ड मॉकिंग टोन सीधा दिल पर चुभ गया। सू यान में ने सीधा अटैक किया, अभी भी उस गांव की सुंदर लड़की योंग लुयान के सपने देख रहा है? थोड़ा रियलिटी चेक ले, अपनी औकात देख। शादी खूबसूरती से नहीं, कैरेक्टर से होती है। वो तेरे लिए नहीं बनी। वैसे अगर बात करें तो मैं रेडी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू गरीब है। अभी स्ट्रगल करेंगे, बाद में एंजॉय करेंगे, सही। वो युआन फुल शॉक में, ये कब से इतनी अच्छी बन गई? ये वही लड़की है जो पहले इतनी घमंडी थी। लगता है आज सूरज वेस्ट से निकला है। फिर अब ब्रो स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। एक तरफ ट्रू लव योंग लुयान, दूसरी तरफ पास्ट लाइफ वाइफ सू यान में। वो युआन ने मजाक में बोला, लगता है आज सूरज वेस्ट से निकला है। फिर खुद ही रियलाइज किया आज तो सूरज निकला ही नहीं, पूरा दिन बादल छाए हैं। लेकिन असली बात क्या थी? 1000 युआन का न्यूज पूरे गांव में फैल चुका था। और जैसे ही ये बात सुयान में तक पहुंची, उसका एटीट्यूड तुरंत चेंज हो गया। चाहे पैसे कैसे भी आए हों, 1000 युआन बहुत बड़ी बात है, उसने सोचा। इस पैसे से शादी का सब कुछ हो सकता है, ये कोई छोटी बात नहीं। इसलिए बिना बुलाए सीधा हार्ट अप की। फिर लेकिन वो युआन अब पहले वाला बंदा नहीं था। 2 जिंदगी जी चुका हूं, अब फिर से सेम ट्रैप में नहीं फंसूंगा। सीधा बोल दिया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ। सुयान में फट पड़ी, हाथ कमर पर रख के बोली, अच्छा अब बड़ा आदमी बन रहा है। 1000 युआन मिल गए तो क्या हुआ? सेक्रेटरी फिर भी अपनी बेटी तुम्हें नहीं देगा। अभी सपने देख रहा है योंग लुयान के, जब वो तुझे रिजेक्ट करेगी तब मेरे पास मत आना। लेकिन वो युआन बिल्कुल काम, ग्लव्स पहने और उसे बाहर निकालते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करने से बेटर अकेला रहना पसंद करूंगा। सैवेज रिप्लाई। फिर उधर सेक्रेटरी यांग में अलग ही ड्रामा चल रहा था। योंग लुयान को उसके फादर ने घर में बंद कर दिया था। वो अपने रूम में परेशान थी। वो युआन ने खाना खाया होगा या नहीं, ठंड में कैसे काम कर रहा होगा, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए इतना केयर कब करने लगी। फिर तभी घर में किसी के आने की आवाज आई। वो तुरंत उठ के दरवाजा पे दौड़ी। फिर उसकी माँ लू हुई, ठंडी आवाज में बोली, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? योंग लुयान थोड़ी इमोशनल होगी। माँ आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? मैं तो हमेशा आपका साइड लेती हूँ जब आप पापा से लड़ती हो। फिर सीधा बोल दिया, मुझे वो युआन पसंद है। फिर माँ ने पूछा, इतना पसंद है? बिल्कुल, हम सालों तक क्लासमेट थे, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। फिर थोड़ा बोल्ड लाइन बोली, फिर माँ आप भी तो अपने क्लासमेट से शादी करना चाहती थी ना, अगर आपको यहाँ ज़बरदस्ती ना भेजा जाता। फिर डायरेक्ट इमोशनल हिट। फिर सिटी वाले लड़के की बात आई। योंग लुयान बोली, वो लड़का मुझे अजीब लगता है, जैसे बीमार हो। माँ ने हैरान होकर पूछा, तुझे कैसे पता? योंग लुयान सॉफ्टली बोली, वो युआन को देखा है मैंने, इतनी ठंड में भी शर्टलेस काम करता है। वो सिटी वाला ऐसा कर ही नहीं सकता। एक्चुअली गांव में अफवाह चल रही थी, वो सिटी वाला लड़का बीमार है, हमेशा दवा लेता है। सेक्रेटरी यांग को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने चेक करने के लिए लोग भेज दिया। शाम तक सच सामने आ गया, सिटी वाला लड़का सच में बीमार था। सेक्रेटरी यांग गुस्से में घर लौटा। साथ में मैच मेकर भी था, डर के मारे कांप रहा। मैं नहीं जानता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सेक्रेटरी यांग ने 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया। सारे गिफ्ट्स और ब्राइड प्राइस वापस निकाले, प्रॉपर रिसीट लिखी, एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया। फुल प्रोफेशनल मूव, इसलिए गांव में उसकी इतनी इज्जत है। योंग लुयान अभी भी रूम में बंद थी। जैसे ही ये सब हुआ, वो जोर से चिल्लाई, पापा अब तो मैं बाहर जा सकती हूँ? सेक्रेटरी यांग ने हाथ हिला दिया, परमिशन मिल गई। वो तुरंत भागी बाहर। रुको, सेक्रेटरी यांग चिल्लाया, रात हो गई है, कहाँ जा रही हो? वो रुक गई, फिर प्यारी सी स्माइल के साथ पलट के देखा। उसका क्यूट फेस देख के
सेक्रेटरी यांग का गुस्सा आधा वहीं खत्म, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था अब क्या होगा। सिटी वाला रिश्ता टूट गया, अगर लोगों को पता चला तो बदनामी होगी। अब वो यौन का रिश्ता है तो कैसे हैंडल करूं। शायद फिर से 1,000 यौन और गिफ्ट्स लेकर आए। तभी बाहर से आवाज आई। सेक्रेटरी यांग की वाइफ चिल्लाई, सुनना, बाहर आओ जल्दी। वो थोड़ा इरिटेट होता, लेकिन फिर भी बाहर गया। जैसे ही गेट पर पहुंचा, उसका चेहरा सडनली रिलैक्स हो गया। अरे ब्रदर शांग, जल्दी अंदर आओ। इतना वार्म वेलकम जो पहले बिल्कुल नहीं था। और रीजन भी क्लियर, इस बार शॉन्ग गैंग खाली हाथ नहीं आया था। 2 कार्टन सिगरेट्स, 2 बॉटल शराब, 2 बड़े पोर्क लेग्स, 2 बड़े फिश, मतलब फुल इज्जत वाला रिश्ता सेटअप फे। सेक्रेटरी यांग ने ये सब देखा और तुरंत समझ गया इस बार बात सीरियस है और मेरी वाइफ भी इस तरफ है फे। सब लोग पोलाइटली अंदर गए। तब योंग लुयान भी मेन रूम से बाहर आई। थर्ड सिस्टर बोल के ग्रीट किया फे। सेक्रेटरी यांग ने तुरंत बोला, लुयान अच्छा चाय लाओ, स्पेशल वाली। जब आदमी खुश होता है ना, एनर्जी अलग ही लेवल की होती है। अब उसका माइंडसेट टोटली चेंज हो चुका था। कल तक जो बंदा मना कर रहा था, आज वही सोच रहा है ये लड़का वू युआन सच में वैल्यूएबल है, मेहनती है, कमा के दिखा दिया, फैमिली भी समझदार है, सब एटिकेट फॉलो कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इज्जत। गांव में शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, पूरी सोसाइटी का मैटर होता है। हर कोई मिलके वेडिंग से डान उठाता है, मतलब सब मिलके इज्जत बनाते भी हैं और बचाते भी। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। सब लोग शांत बैठकर बात कर रहे थे, हाथ में गर्म जैस्मिन टी और हवा में एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग। सेक्रेटरी यांग का मूड भी बदल चुका था। उसने सीधा कह दिया कि वो अपने होने वाले दामाद को पूरा सपोर्ट करेगा, उससे गांव का नाम रोशन कराएगा। और फिर उसने वो 1000 युआन का ब्राइड प्राइस एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साथ ही सारे गिफ्ट्स, सिगरेट, शराब, पोर्क, फिश वापस कर दिए। गांव की रीत है भाई, लेना भी पड़ता है और देना भी। शॉन्ग गैंग और उसका साथी सोच रहे थे काम खत्म, अब निकलते हैं। पर तभी सेक्रेटरी यांग ने एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिससे सब थोड़ा रुक गए। शादी कब करनी है? रूम एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। शॉन्ग यांग ने स्मार्टली काम रहकर बोला, भाई यांग, जो आपको ठीक लगेगा, हम तैयार हैं। सेक्रेटरी यांग ने थोड़ा सोचा और कहा, नया साल आ रहा है, उससे पहले कर लेते हैं। मेरी बेटी अब छोटी नहीं रही, उसकी उम्र की लड़कियों के तो बच्चे भी हैं। बस यहाँ एंट्री होती है लुआन की। उसे लगा सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ी शर्म, थोड़ा कंफ्यूजन। उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। शॉन्ग यांग ने भी सपोर्ट दिया, अगर इतनी जल्दी करें, कहीं लड़की के साथ अनफेयर तो नहीं होगा। पर सेक्रेटरी कुछ बोलता उससे पहले ही लुआन ने इतनी जोर से सिर हिला दिया कि उसकी दोनों चोटियां हिलते हुए उसके खुद के फेस पे लग गई। सब हंस पड़े, सीन हल्का हो गया। सेक्रेटरी यांग ने हाथ उठा के बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउरी तो पहले से रेडी है, बस थोड़ा सामान लेना है, नए कपड़े सिलवाने हैं, और अगर वू के घर या बेड के लिए मदद चाहिए तो बिना झिझक बोलना। उसकी सिंसियरिटी देख के शॉन्ग यांग भी पीछे नहीं हट सका। उसने सीधा बोला, बस आपका कहना काफी है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। अगर कुछ गलत हुआ, जिम्मेदारी मेरी। दोनों साइड अब एक ही पेज पे थे, ऑलमोस्ट बैठ के ड्रिंक भी स्टार्ट कर देते, लेकिन यांग फैमिली ने अभी डिनर भी नहीं किया था। सेक्रेटरी ने अपनी वाइफ को खाना बनाने को बोला, पर शॉन्ग यांग और उसके लोग समझ गए ऑफर तो फॉर्मल होता है, पर हर ऑफर एक्सेप्ट का टाइम था, हवा थोड़ी पोलाइटली मना करके उनके दिमाग में एक ही बात, ये खुशखबरी तुरंत वू युआन को बतानी है। जैसे ही वो पुराने घर के पास पहुंचे, दूर से ही शॉन्ग यांग चिल्लाने लगा, अरे भाई भाई, कहाँ है तू? थोड़ी देर बाद वू युआन बाहर आया, हाथ में गरम मक्के की दालियां, कॉर्न पॉरेज का कटोरा अभी भी खाते हुए। शॉन्ग यांग उसके पास आया, फेस पे एक्साइटमेंट क्लियर थी, भाई तेरी शादी फिक्स हो गई। वू युआन एक सेकंड के लिए रुक गया, ना मुंह साफ किया, ना कुछ बोला, बस सुनता रहा। फिर धीरे से पूछा, सच में? शॉन्ग यांग ने पूरा सीन समझाया, कैसे सेक्रेटरी यांग मान गया, कैसे शहर वाला लड़का वीक निकला, और कैसे उन्होंने मौका देख के सीधा बात पक्की कर दी। पास खड़ी शोआ हंसी और बोली, ये कोई गेम नहीं है, ये परफेक्ट मैच है। वू युआन की नजर तब पोर्क लेग और बड़ी मछलियों पे गई और उसे सब समझ आ गया। उसने अंदर ही अंदर फील किया, मेरे भाई और भाभी ने मेरे लिए बेस्ट ही किया है। फिर शॉन्ग यांग ने थोड़ा मजाक में बोला, वैसे और दालियां है क्या? हम दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया। लकी हो तुम, अभी अभी बनाइए, आधा हांडी अभी भी बचा है, आओ बैठ के खाते हैं और शादी का प्लान बनाते हैं। शुआ ने मीनवाइल पोर्क और फिश को संभाल के रख दिया, पहले बाहर लटकाया, नहीं रात है, चोरी भी हो सकती है, इसलिए सब सामान अंदर सेफ जगह शिफ्ट कर दिया। और वो युआन को स्ट्रिक्टली बोला, ज्यादा गहरी नींद मत सोना, सामान का ध्यान रखना। फिर असली बात शुरू हुई। तुम लोग कह रहे थे लुआन न्यू ईयर से पहले यार। शॉन्ग यांग ने सिर हिलाया। वो युआन थोड़ा सोच में पड़ गया, मैं तो सोच रहा था थोड़ा और पैसे जमा कर लूं, शादी जिंदगी भर के लिए होती है, घर आना बस वक्त की बात है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज के चक्कर में मत पड़। घर में पैसा कम था लेकिन लकड़ी की कमी नहीं थी, तो उसने डिसाइड किया, मैं ऐसा बेड बनाऊंगा बिल्कुल परफेक्ट। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शॉन्ग यांग बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, उसे पता था ये लड़का जो बोलता है वो करके दिखाता है। शुआ ने मजाक में थूकने का एक्टिंग किया और बोली, तुम ना मेरे भाई को बिगाड़ रहे हो। प्लानिंग खत्म होते होते रात के 9 बज गए। शुआ जल्दी में उठ गई, चलते चलते बोलती जा रही थी, बच्चे मामी के पास होंगे, पता नहीं सोए या रो रहे होंगे। दोनों वहां से निकल गए। अब घर में सिर्फ वो युआन था, लेकिन उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी कि नींद उससे दूर दूर तक नहीं थी। वो सीधा लकड़ी के टुकड़े निकाल के काम पे लग गया। अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं, फिर भी उसके हाथ रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ लकड़ी नहीं काट रहा था, वो लुआन का चेहरा बना रहा था। उसका चेहरा उसके दिल में इतना गहरा बस चुका था कि बिना देखे भी वो उसे कार्व कर सकता था। तभी आंगन से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कुछ जमीन पे गिरा हो। पहले तो वो युआन ने इग्नोर किया, गांव के घरों में ऐसी आवाजें नॉर्मल होती हैं, हर आवाज पे उठूंगा तो कभी सो नहीं पाऊंगा, उसने सोचा। लेकिन फिर कुछ अलग लगा। कुत्ता अचानक बिल्कुल चुप हो गया। यह नॉर्मल नहीं था। वो युआन तुरंत अलर्ट हो गया, उसने लकड़ी छोड़ी पर चाकू हाथ में ही रखा। धीरे से दरवाजे के गैप से झांका। चांदनी रात में उसने देखा एक परछाई धीरे धीरे ईस्ट विंग की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें तीखी हो गई। साला चोर, उसने धीरे से बोला, वहां मेरा सामान रखा है, अगर वो खराब हो गया तो सारा काम बर्बाद। अचानक उसने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? और बिना रुके शेर की तरह उस पर झपटा।
चोर ज्यादा लंबा नहीं था और सामने से 6 फुट का वू युआन भागते हुए देख के उसकी टांगे ही कांप गई। भागने की कोशिश में गिरते गिरते बचा, दीवार चढ़ के भागना चाहा, लेकिन वू युआन उसके पीछे चिपक गया। कुछ ही पलों में चोर पकड़ा गया, उसे बांध के आंगन में फेंक दिया गया। फिर वू युआन तुरंत कुत्ते के पास गया और जो उसने देखा उसका खून खौल गया। कुत्ता बेहोश पड़ा था, उसे नशा दिया गया था। गुस्से में उसका कंट्रोल टूट गया, वापस आया और चोर को जोर जोर से लात मारने लगा। चोर चीखने लगा, बचाओ बचाओ, रोते हुए बोला, बस कुत्ते को स्लीपिंग पिल्स दिए थे और कुछ नहीं किया। लेकिन वू युआन रुका नहीं, उसने तुरंत साबुन वाला पानी बनाया और कुत्ते को जबरदस्ती पिला दिया। 5-6 मिनट बाद कुत्ता हिला, खांसा और धीरे धीरे होश में आया। आधा घंटा लगा तब जाके वो खड़ा हो पाया, लेकिन अभी भी कमजोर था। वू युआन का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो फिर से चोर के पास गया और उसे एक और जोर की लात मारी। चोर चीखने लगा, इतना ड्रामा कि वू युआन खुद हंस पड़ा। फिर वो अंदर गया, एक टॉर्च उठाई और सीधा उस चोर के चेहरे पे लाइट डाली। 1 सेकंड के लिए रुक गया, ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। उसने ठंडी आवाज में पूछा, नाम क्या है तेरा, घर में कौन कौन है, कितनी जमीन है? चोर तुरंत उठ गया, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। नाम है चोंग हेरबियो, लोग बाउसी बुलाते हैं। घर में बस मैं और मेरे माँ बाप हैं, और कुछ नहीं पता, प्लीज मत मारो। उसका चेहरा देख के वू युआन को वो पहचान सा लग रहा था, पर उसका नाम चोंग हरबियो और भी फेमिलियर लग रहा था। वू युआन ने थोड़ा शांत होकर पूछा, अकेला आया या कोई और भी है तेरे साथ? चोर 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर धीरे से बोला, एक आदमी ने सिखाया था, क्या वो भी साथी माना जाएगा? वू युआन की आंखें तीखी हो गई। कौन? चोर ने सीधा नाम बोल दिया। बस ये नाम सुनते ही सब क्लियर हो गया। उसने बोला था, तुम लोग 1000 युआन दे सकते हो, मतलब घर में पैसा है। वू युआन के अंदर गुस्सा फिर से उबल गया, ये औरत इतनी नीचे गिर सकती है? अगली सुबह वू युआन सीधा चोंग हरबियो को पकड़ के विलेज ऑफिस ले गया। वहां सेक्रेटरी यांग भी मौजूद था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए बोला, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। डायरेक्टर चाउ से ले गया और चोर का हाल देख के लग रहा था जैसे उसकी जान निकल गई हो। जाते जाते उसने वू युआन को एक डर भरी नजर से देखा, जैसे अब सब खत्म हो गया हो। वू युआन वापस घर की तरफ निकला, अभी भी काम का ढेर पड़ा था। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, पीछे से घंटी की आवाज और एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। अरे तुम? वू युआन ने मुड़ के देखा, तुम इतना फास्ट चल रहे थे, मुझे पकड़ने के लिए साइकिल तेज चलानी पड़ी। फिर मुस्कुरा के बोली, चलो बैठ जाओ, छोड़ देती हूँ। वू युआन हल्का सा हंसा, अभी तो कह रही थी मुश्किल से पकड़ा, अगर मैं बैठ गया तो और मुश्किल हो जाएगा ना। यांगलुआन ने अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर उठाई, बिल्कुल एक गुरूर वाली हंस स्वान की तरह। सुबह की रोशनी में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। दोनों साथ घर की तरफ चले, एक साइकिल पे एक साथ साथ। रास्ते में यांगलुआन को कल रात की सच्चाई पता चली और उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। ऐसे छुपके घुसने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी, बिल्कुल अपने बाप जैसी। घर पहुंचते ही सीन फिर पलट गया। वो युआन कुत्ते के लिए दवा फ्लावर पेस्ट बना रहा था, तभी सू यान में आ टपकी, बाल बिखरे हुए, चेहरा गुस्से से भरा हुआ, सीधा चिल्लाने लगी, मेरा आदमी वापस दो। वो युआन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अंदर ही अंदर सोचा, रोना चिल्लाना तमाशा, ऐसा सीन कि किसी भी आदमी के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाए। वो युआन फंस गया, लड़ भी नहीं सकता था, इग्नोर भी मुश्किल। तभी यांगलुआन आगे आई। उसे डर था उसकी सुन की सॉफ्ट स्किन पे कहीं खरोच ना आ जाए, और सू यानमे को सीधा जवाब दिया, तुम सोचती हो तुम वू युआन से शादी करोगी, सपना देख रही हो? सुन लो, वो मेरा है और तुम उसके लायक भी नहीं हो। उसने कभी नहीं सोचा था ये प्यारी सी लड़की इतनी डेंजरस हो सकती है। आसपास के लोग भी सब देख रहे थे और सबको एक बात क्लियर हो गई, वू फैमिली और यांग फैमिली का रिश्ता पक्का है। सब लोग देख रहे थे, अब कोई डाउट नहीं था, वू फैमिली और यांग फैमिली का रिश्ता पक्का हो चुका था। और सू यान में उसका तो यहां कोई हक ही नहीं था। यह बात उसे भी समझ आ गई। 1 सेकंड में उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, वो तुरंत उठ के निकलने लगी। लेकिन यांग लुआन इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसने सीधा उसे रोक लिया और ठंडी आवाज में बोली, खुद नहीं पा सकी तो अपने उस लूजर आदमी चोंग हरबियो से मेरा ब्राइड प्राइस चुराने भेज दिया? रुक जा, पुलिस आती ही होगी, तब देखना क्या होता है। फिर हल्का सा मुस्कुराई और एक और तीखी बात बोली, वैसे भी अच्छा है, तुम दोनों इस बार न्यू ईयर घर पे नहीं मना पाओगे, बाकी लोगों का खाना बच जाएगा। सू यानमे का चेहरा सफेद पड़ गया और तभी ट्र एक ब्लू व्हाइट साइड कार मोटरसाइकिल गेट पे आके रुकती है। एक पुलिस ऑफिसर उतरता है, सीधा सू यानमे के पास आता है। तुम सू यानमे हो? चलो हमें साथ चलना होगा। यह सुनते ही धड़ से वो जमीन पे गिर गई। गेम ओवर। उसे उठाया गया और साइड कार बाइक में ले जाया गया। पड़ोसी जो तमाशा देख रहे थे एक एक करके चुपचाप वहां से हट गए और यांग लुआन वो अपना सर उठा के बिल्कुल एक जीत कर लौटती हुई सेनापति फीमेल जनरल की तरह अंदर चली गई। वू युआन उसे देख के इंप्रेस हो गया। उसने सीधा थम्स अप दिया और बोला, तुमने कमाल कर दिया। यांग लुआन के फेस पे हल्की सी प्राउड वाली स्माइल आ गई। तब उसकी नजर पड़ी वू युआन के काम पे, लकड़ी का एक बड़ा मोटा टुकड़ा, स्ट्रांग और सॉलिड। उसने पूछा। वू युआन ने हल्का सा स्माइल किया और बोला, बेड शब्द सुनते ही यांग लुआन का फेस एकदम लाल हो गया। वू युआन ने सिचुएशन संभालने के लिए उसे डिजाइन्स दिखाने स्टार्ट किए। देखो, ये वेस्टर्न पैलेस स्टाइल, ये ट्रेडिशनल चाइनीज, ये मॉडर्न और ये फ्यूजन डिजाइन, तुम्हें कौन सा पसंद है? यांग लुआन शर्माते हुए बोली, सब अच्छे हैं, बस बेड स्ट्रांग होना चाहिए। सच तो यह था वो इतनी शाई हो गई थी कि कुछ चूज ही नहीं कर पाई। अब वू युआन सीरियस हो गया। वो बार बार डिजाइन बनाता, फिर पसंद ना आए तो फाड़ देता, फिर नया बनाता।
ये देख के यांग लुआन को थोड़ा बुरा लगा। उसने प्यार से कहा, सिर्फ एक बेड ही तो है, इतना मत सोचो। लेकिन वू युआन ने जो बोला वो सीधा दिल तक चला गया। शादी इतनी जल्दी हो रही है, मैं तुम्हें नया घर भी नहीं दे पा रहा। ये सिंपल सी बात थी, लेकिन उसमें इतनी सिंसियरिटी थी कि यांग लुआन का दिल हिल गया। वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से अपने गाल पकड़ के खुद से बोली, तू सच में उससे प्यार करने लगी है। उस दोपहर थोड़ी गर्मी बढ़ गई थी और उसके साथ ही काम की स्पीड भी। शॉन्ग गैंग कुछ आदमियों के साथ वापस आया, साथ में आधा ट्रक क्विक लाइम, 2 बोरी सीमेंट और पूरा ट्रक रेत यानी सैंड। टाइम बिल्कुल नहीं था, शादी सिर्फ 10 दिन दूर थी। पुराना घर पूरा रीबिल्ड करने का टाइम नहीं था, इसलिए प्लान सिंपल था, बाहर से नया दिखे बस। वू युआन बाहर आया, सबको रिस्पेक्ट से सिगरेट ऑफर की, फिर पूरा काम अपने जीजा जी और उनकी टीम को दे दिया। काम तुरंत स्टार्ट हो गया। सबसे पहले डुआंग का डॉग हाउस तोड़ दिया गया। बेचारा डुआंग उदास मुंह बना के गेट के पास बंधा हुआ था। यांग लुआन ने देखा पर कुछ बोली नहीं। फिर आंगन का चिकन कूप भी तोड़ दिया गया। इस बार यांग लुआन खुद को रोक नहीं पाई, हल्के से बोली, मैं सोच रही थी कुछ मुर्गियां पालूंगी, फ्रेश अंडे मिल जाएंगे। वो युआन हल्का सा हंसा और बिना डिले के बोला, टेंशन मत लो, अगले साल तक पूरा घर नया बना दूंगा, जो चाहिए होगा सब बनाऊंगा। ये सुनते ही यांग लुआन की आंखों में चमक आ गई, पर तुरंत ही उसने प्रैक्टिकल सोचा, पर इतना सब खर्चा कितना होगा? वू युआन ने सीधा जवाब दिया, पैसे कमाते ही किस लिए हैं, खर्च करने के लिए ही ना। तभी शॉन्ग गैंग फिर से दौड़ता हुआ आया, अरे छोटे भाई एक काम और है, एक फैमिली वार्डरोब बनवाना चाहती है, पर वो प्लाईवुड फिनिश चाहते हैं, स्टाइलिश और इजी क्लीनिंग के लिए। वू युआन ने बिना सोचे बोला, हो जाएगा, प्राइस की टेंशन मत लेना, उनके पास पैसा है। ये बोल के शॉन्ग गैंग निकल गया। वू युआन हल्का सा मुस्कुरा के बोला, दिखा पैसा कमाने का मौका हर जगह होता है। यांग लुआन भी खुश हो गई, तीसरी दीदी और जीजा जी हमारे लिए कितना करते हैं। पर उस वार्डरोब वाली बात ने वू युआन के दिमाग में एक आइडिया जगा दिया। आजकल लोगों को क्या चाहिए? स्टाइल। बस उस मोमेंट पे उसे अपने वेडिंग बेड के डिजाइन का आइडिया मिल गया। अब वो और भी फोकस हो गया, डिजाइन के बारे में सोचने लगा। यांग लुआन ने देखा और डिसाइड किया कि उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो चुपचाप गई और कोल स्टोव जला के पानी गर्म करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वर्कर्स को ब्रेक मिला, सबको गर्म पानी रेडी मिला। बिना रियलाइज किए यांग लुआन धीरे धीरे वो सब कर रही थी जो एक घर की बहू करती है। अगला दिन 12th मंथ का चौथा दिन, न्यू ईयर भी पास और शादी भी। सुबह सुबह ही घर भरने लगा लोगों से। सबसे पहले वू शिया और शॉन्ग गैंग, फिर फोर्थ सिस्टर वू फांग हुआ, फिर सेकंड सिस्टर काउंटी से, और आखिर में सबसे बड़ी सिस्टर भी आ गई। ये सब देख के यांग लुआन का दिल तेज धड़कने लगा। पहली बार वो वू युआन की सारी बहनों से मिलने वाली थी और अंदर ही अंदर वो काफ़ी नर्वस थी। लेकिन उसे क्या पता था, ये सिंपल मीटिंग नहीं होने वाली, ये तो होने वाला था फुल सिस्टर्स शोडाउन। वू शुआ ने सिचुएशन पहले ही समझ ली थी। उसने तुरंत बोला, वू युआन तुम योंग लुआन को टाउन ले जाओ, इतनी अच्छी लड़की को शादी से पहले डरा मत देना। सच तो ये था, वू युआन खुद भी नहीं चाहता था कि वो अनकंफर्टेबल फील करे। वैसे भी उसे कुछ सामान लेना था, बेड के लिए लेदर, फोम और थोड़ा शाइनी हार्डवेयर, ताकि बेड थोड़ा स्टाइलिश लगे। इसलिए उसने अपने जीजाजी की साइकिल उठाई और टाउन के लिए निकल गया। लेकिन असली सीन तो अब स्टार्ट होता है। योंग लुआन अकेली रह गई और उसे ले जाया गया पुराने घर के मेन रूम में। वहां एक बड़ा सा ऑक्टैगनल टेबल था और उसके चारों तरफ बैठी थी वू युआन की चारों बहनें, हर एक अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन में। रूम साउथ फेसिंग था, तो सबसे बड़ी बहन हेड पे बैठी थी। लेकिन असली कंट्रोल किसके पास था? थर्ड सिस्टर वू शुआ। उसने सीधा बात शुरू की, मॉम डैड जल्दी चले गए, लेकिन हमें अच्छे घरों में शादी कराई, डाउरी भी कभी कम नहीं दी, पर छोटे भाई के लिए क्या उन्होंने कुछ अलग से नहीं बचाया था? फिर खुद ही जवाब दिया, सब पैसा उसने उनकी बीमारी में खर्च कर दिया और कभी हमसे एक पैसा नहीं मांगा। रूम बिल्कुल शांत हो गया। अब जब उसे फाइनली एक अच्छी लड़की मिली है, क्या हम बहनों का फर्ज नहीं बनता कि उसकी शादी में हेल्प करे? और बिना वेट किए मैं शुरू करती हूँ। उसने सीधा 300 युआन टेबल पर रख दिए। ये देख के सबका ध्यान बड़ी बहन की तरफ गया, पर वो सीधा मुंह फेर लिया, जैसे कुछ देखा ही नहीं। सेकंड सिस्टर भी चुप थी, बस ऑब्जर्व कर रही थी, पहले बड़ी बहन क्या करती है। फाइनली फोर्थ सिस्टर ने साइलेंस तोड़ दिया। उसने धीरे से 200 युआन निकाले और टेबल पर रख दिए। कुछ बोला नहीं, पर अपना फर्ज निभा दिया। पर वो शुआ यहीं रुकने वाली नहीं थी। उसने सीधा बड़ी और सेकंड सिस्टर को टारगेट किया। मॉम डैड सब देख रहे हैं ऊपर से, बड़ी बेटी माँ जैसी होती है, आज जो हो रहा है उसमें तुम आंख बंद कर लोगी? रात को चैन से सो पाओगी? हर लफ्ज सीधा दिल पे लग रहा था। बड़ी बहन का पेशेंस टूट गया। मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे भी छोटा भाई 1000 युआन दे सकता है, उसे मेरी छोटी सी मदद की क्या जरूरत? बस ये सुनते ही वो शुआ फट पड़ी। उसने जोर से टेबल पे हाथ मारा। बात पैसे की नहीं है, थोड़ा सा भी देती तो कम से कम ये तो दिखता कि तुम्हारे अंदर दिल है। चाहे छोटा भाई अमीर हो या ना हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बड़ी बहन का कोई फर्ज ही नहीं। रूम का माहौल एकदम गर्म हो गया। हर लाइन एक तीर की तरह लग रही थी। सच ये था, बड़ी बहन भी ऐसा नहीं बनना चाहती थी, पर अंदर की बातें, सालों की फ्रस्ट्रेशन, आज सब बाहर आ रहा था। वो शुआ के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे थे, फिर बड़ी बहन इतनी कंजूस कैसे बन गई? वो इतना टेंस हो गया था कि बाहर काम कर रहे मजदूर भी उसकी ठंड फील कर रहे थे। किसी ने जाके शांग को बताया, भाई तुम्हारी वाइफ तो फुल गुस्से में है, जाके संभालो। शांग ने बिना टेंशन लिए सिर हिला दिया, जरूरत नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। और सच में उसका भरोसा सही निकला। वू शाओ के गुस्से के तुरंत बाद सेकंड सिस्टर ने चुपचाप नजर उठाई। उसने एक बार माँ बाप के फोटो की तरफ देखा, दांतों को भींच लिया और अपनी जेब से एक पुराना रुमाल निकाला। उस रुमाल में बंधे थे पैसे। लेयर बाय लेयर उसने खोला, फिर धीरे से 100 युआन गिन के टेबल पर रख दिए। तुम सब मेरी सिचुएशन जानते हो, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। वू शाओ ने गहरी सांस ली और हल्का सा सिर हिला दिया। अब 600 हो गए, छोटे भाई की शादी के लिए काफी है। उसके चेहरे पर पहली बार सेटिस्फैक्शन दिखा।
तभी एकदम से बड़ी बहन ने 50 युआन फेंके, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस इतना ही है, एक पैसा और नहीं। वू शॉ ने वो पैसे उठाए और हल्का सा हंस पड़ी। बड़ी बहन, अगर छोटा भाई मुझे ना रोकता तो तुम आज 1 रुपया भी घर नहीं ले जा पाती। फिर उसने धीरे से ऐड किया, उसने खुद कहा है, आज जो भी दोगे वो याद रखेगा और कल सब वापस करेगा। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए। वू शॉ ने फाइनल लाइन बोली, आज हम हेल्प नहीं कर रहे, छोटा भाई हमें मौका दे रहा है। कल वो बड़ा आदमी बनेगा, तब पास आना इतना आसान नहीं होगा। यह बात सबको समझ आ गई, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। पैसे कलेक्ट हो गए और सालों की बात भी निकल गई। उसके बाद वू शॉ ने किसी को रोका तक नहीं, ना पानी ना फॉर्मेलिटीज, सीधा कह दिया, घर अपना है, पानी चाहिए तो खुद गर्म कर लो। बड़ी और सेकंड सिस्टर जल्दी निकल गई, सिर्फ फोर्थ सिस्टर रुक गई। वो काफी देर तक वू शॉ के पीछे घूमती रही, फिर हिम्मत करके बोली, थर्ड सिस, छोटे भाई की शादी के लिए मुझे कुछ और हैंडल करने दो। वू शॉ ने उसे घूर के देखा, पक्का? तुम्हारे हस्बैंड बाद में कुछ बोले तो? फोर्थ सिस्टर थोड़ी घबरा गई, पर फिर भी बोली, नहीं बोलेंगे, मैं संभाल लूंगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वू शॉ ने हाँ कर दिया, ठीक है, एक चांस देती हूँ, पर अगर आधा लफ्ज भी सुना तो मुझे मत बोलना। सीन धीरे धीरे काम हो गया और कट होता है। एक 28 इंच साइकिल हवा को चीरते हुए गांव की सड़क पर दौड़ रही थी। ठंडी हवा और तेज लग रही थी। पीछे बैठी यांग लुआन कांप रही थी। उसने अपना स्कार्फ और टाइट कर लिया। आगे वू युआन बस शॉपिंग के बारे में सोच रहा था। फिर अचानक उसे रियलाइज हुआ। उसने तुरंत साइकिल रोकी और अपने सर पर हाथ मारा। यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो तुझे भूल ही गया, तू कितनी ठंड से कांप रही है। यांग लुआन के गाल ठंड से लाल हो गए थे, पर फिर भी वो हल्की सी मुस्कुरा के बोली, मुझे नहीं पता था तुम इतनी फास्ट साइकिल चला सकते हो। वू युआन ने बिना कुछ बोले अपना स्कार्फ निकाला और उसके गले के अराउंड टाइट रैप कर दिया। फिर वो वापस साइकिल पर बैठी और इस बार ठंड थोड़ी कम थी और उनके बीच का डिस्टेंस भी। फिर चुपचाप वापस साइकिल पर बैठ गई। वो युआन ने हल्की सी आवाज में पूछा, रेडी? ठंड लगे तो बोलना, और हाँ, अपने हाथ मेरे कोट के अंदर डाल लो, गर्म हो जाएंगे, और मुझे टाइट पकड़ के बैठना। यांग लुआन थोड़ी शर्मा गई, पर धीरे से बोली, ठीक है। साइकिल फिर से चल पड़ी। इस बार हवा उतनी तेज नहीं लग रही थी और सफर पहले से ज्यादा गर्म हो गया था। कुछ देर बाद वो लाइट इंडस्ट्री मार्केट पहुंच गई। यांग लुआन धीरे से उतरी, थोड़ा हैरान होकर बोली, ऑलरेडी आ गए? पहले तो ये रास्ता इतना लंबा लगता था, आज इतना छोटा क्यों लगा? वो युआन बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने साइकिल पार्क की और बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया। मार्केट में भीड़ ज्यादा थी, इसलिए उसने नेचुरली सोचा कहीं वो खो ना जाए। पर यांग लुआन के लिए ये एक छोटा सा मोमेंट नहीं था। वो रुक सी गई, नीचे देखा और उसके गाल धीरे धीरे लाल हो गए। दोनों साथ साथ चलने लगे। उन्होंने खरीदा 2 मीटर का ब्राउन जेन्युइन लेदर, उतनी साइज का हाई डेंसिटी फोम और कुछ हार्डवेयर पीसेस। वो युआन ने केयरफुली सब चूज किया। रोज गोल्ड फिनिश, यांग लुआन का फेवरेट। ब्राउन लेदर प्लस वुड टोन्स के साथ सब कुछ एकदम परफेक्ट मैच लग रहा था। शॉपिंग के बाद भी वो दोनों हाथ पकड़ के ही चल रहे थे। तभी वो युआन की नजर पड़ी स्प्रिंग कॉइल्स के एक ढेर पर। उसके दिमाग में एकदम से आइडिया फ्लैश हुआ, ये परफेक्ट है सिमंस मैट्रेस के लिए। उसने तुरंत सोच लिया, शादी का बेड अगर इतना फैंसी होगा तो मैट्रेस भी नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। आज के टाइम में सिर्फ बड़े होटल्स में ऐसे मैट्रेस मिलते थे। अगर किसी नॉर्मल घर में हो तो लोग बस एक ही वर्ड बोलते, क्लासी। वो युआन के दिमाग में फ्यूचर का एक सीन बन गया। ये सिर्फ बेड नहीं, ये हमारी जिंदगी की शुरुआत होगी, यहीं हम अपना घर बसाएंगे। बस उसने वही डिसीजन ले लिया। उसने जल्दी जल्दी सारा सामान कलेक्ट करना स्टार्ट किया। काफी सारे स्प्रिंग कॉइल्स, एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी फोम, नॉन वोवन फैब्रिक और मैट्रेस कवर के लिए ब्राइट रेड या पर्पल क्लॉथ, गुड लक के लिए। सब मिला के खर्चा हुआ 200 युआन। यांग लुआन थोड़ी कंफ्यूज हो गई, तुम्हें इतने सारे स्प्रिंग्स क्यों चाहिए? वो युआन बस हल्का सा मुस्कुरा के बोला, थोड़ा वेट करो, सब समझ आ जाएगा। फिर उसने एक और सवाल पूछा, तुम्हें सीइंग मशीन चलानी आती है? यांग लुआन ने तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स। वो युआन ने मजाक में बोला, फिर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट मिशन दिया जाता है। यांग लुआन भी प्ले अलोंग करते हुए बोली, मैं पूरी जिम्मेदारी से कंप्लीट करूंगी। दोनों हंसते हुए घर लौट आए। यांग लुआन को पता भी नहीं चला कि वो युआन ने वेंडर से क्या बात की, पर उसके दिल में एक बात क्लियर हो गई, मेरा आदमी काफी केपेबल है। घर पहुंचने पर सब बहनें जा चुकी थी, सिर्फ शॉन्ग गैंग और वर्कर्स बचे थे जो अभी भी घर रेनोवेट कर रहे थे। वो युआन ने उन्हें ग्रीट किया और सीधा इस रूम में चला गया। वहां बैठ के उसने सिमंस मैट्रेस का डिजाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया। उसके लिए ये कोई नया काम नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में भी उसने एक बार ऐसा मैट्रेस बनाया था, और सिर्फ मैट्रेस ही नहीं, एक पूरा सोफा सेट भी। वो पूरे गांव का सबसे फैंसी फर्नीचर बन गया था और इतना ड्यूरेबल कि सालों तक चलता रहा। इसलिए इस बार भी उसके लिए मुश्किल नहीं था, बस एक प्रॉब्लम थी, टाइम। शादी पास थी और काम बहुत। शाम तक शॉन्ग गैंग ने वर्कर्स को सिगरेट देके जल्दी घर भेज दिया। फिर वो इस रूम में आया और वो युआन को भी एक सिगरेट दिया। उसने कैजुअली बोला, इस बार सब बहनों ने पैसे दिए, बड़ी बहन ने भी। वो युआन थोड़ा सरप्राइज हो गया। थर्ड सिस्टर ने डांटा होगा। शॉन्ग गैंग हल्का सा हंसा, वो बस फैमिली को टूटने नहीं देना चाहती। वो युआन ने सर हिला दिया, समझता हूं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, बस मैं और लुआन खुश रहें, वही काफी है। वू युआन ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया, फिर धीरे से बोला, टेंशन मत लो, जब तक मैं और लुआन खुश हैं ये फैमिली कभी टूटेगी नहीं। शॉन्ग गैंग हल्का सा मुस्कुरा दिया, बस यही स्पिरिट होनी चाहिए। अच्छा हुआ तुम्हारी थर्ड सिस्टर ने इतने सालों तक सब संभाला। दिन बदलते गए। 12th मंथ का 15th दिन आ गया। सर्दी अब भी थी, पर धूप हल्की सी गर्म लग रही थी। नदी के बीच का बर्फ पिघल चुका था, पानी तेज बह रहा था, लेकिन किनारे पर अब भी मोटा बर्फ जमा हुआ था, इतना कि कोई उस पर खड़ा हो सके। घर का रेनोवेशन कंप्लीट हो चुका था। आज ना शॉन्ग गैंग ना ही वर्कर्स आने वाले थे। सुबह सुबह वू युआन ने झाड़ू उठाया और पूरा आंगन साफ किया। उसे देखकर एक ही फीलिंग आ रही थी, ये सच में नया घर बन गया है। मैं आपको चुनौती देता हूं। थोड़ी देर बाद मार्केट से लोग सामान डिलीवर करके आए। वू युआन ने सब केयरफुली चेक किया, फिर बाकी पेमेंट क्लियर कर दिया। उनके जाते ही दूर से साइकिल की आवाज आई। यांग लुआन आ रही थी।
और आज वो कुछ अलग ही लग रही थी। वो आंगन में एक चक्कर लगाती है, जैसे जानबूझकर शो कर रही हो। देखो, मैं आज स्पेशली रेडी हुई हूं। वू युआन उसे देखकर मुस्कुरा दिया। बहुत सुंदर लग रही हो। यांग लुआन हल्की सी उछलकर उतर गई, जैसे एक चिड़िया। ये ड्रेस मेरी मां ने बनाई है, शादी के लिए। आज सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए पहनी है। वू युआन ने बिना डिले के बोला। तुम पे तो वैसे भी सब कुछ अच्छा लगता है, स्वीट टॉकर। यांग लुआन के चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर अचानक उसने अपनी जेब से एक मोटा सा बंडल निकाला। ब्राइट प्राइस है, पापा ने मुझे दे दिया। अगर शादी के काम में पैसे चाहिए हो तो यूज कर लेना। वू युआन ने सीधा मना कर दिया। अभी जरूरत नहीं है, तुम इसे सेफ रखना। यांग लुआन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सर हिला दिया। वू युआन फिर काम में लग गया। उसने रेड फैब्रिक उसे दिया और ईस्ट रूम से अपना मैट्रेस का स्केच ले आया। ये देखो, कवर का साइज और डिजाइन। यांग लुआन ने स्केच पकड़ा और एकदम हैरान रह गई। ये क्या है? वू युआन ने कैजुअल टोन में बोला। सिमंस मैट्रेस। बहुत सॉफ्ट होता है, बेड पे लगता है। यांग लुआन की आंखों में सरप्राइज क्लियर था। तुम कारपेंटर हो और ये सब भी बना लेते हो? सच बताओ, कोई चीज है जो तुम नहीं कर सकते? वू युआन ने हल्का सा मुस्कुरा के बोला। मैंने कहा था ना, तुम्हें बेस्ट वेडिंग बेड दूंगा। मैं अपनी बात हमेशा निभाता हूं। यांग लुआन ने धीरे से कहा। तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। डिजाइन फाइनल होते ही वो तुरंत अपना लंच बॉक्स उठाती है और घर चली जाती है सिलाई मशीन पे काम शुरू करने। इधर वू युआन दिन रात मेहनत करता रहा। शादी का बेड परफेक्ट होना चाहिए था। दिन गुजरते गए। थर्ड सिस्टर वू शोवा ने पूरी शादी का जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। शॉपिंग, इनविटेशंस, सब कुछ वो ही हैंडल कर रही थी। गांव के लोग भी चुप नहीं बैठे थे। जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। शॉपिंग, इनविटेशंस, सब कुछ वो ही हैंडल कर रही थी। गांव के लोग भी चुप नहीं बैठे थे। हर जगह बातें चल रही थी। वू युआन तो विलेज चीफ की बेटी से शादी कर रहा है, बड़ी किस्मत खुल गई उसकी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे वो लड़की के घर में जाके बसने वाला है। पर सच क्या था? सिर्फ अफवाह। वू युआन को फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास टाइम ही नहीं था इन सब के लिए। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, अपनी नई जिंदगी। कुछ ही दिनों में साथ ही उसका काम भी बढ़ने लगा। लोग उसके पास आने लगे, कस्टम कैबिनेट्स के ऑर्डर देने। डायरेक्टर लू के घर का सैंपल देखकर सब इंप्रेस्ड हो गए थे। लाइफ धीरे धीरे सेट होने लगी थी। 12th मंथ के 25th दिन फिर से बर्फ गिरने लगी। ठंड इतनी बढ़ गई कि घर के पानी के मटके में भी बर्फ जमने लगी। इसी बीच 10 दिन की मेहनत के बाद यांग लुआन ने फाइनली मैट्रेस कवर कंप्लीट कर लिया। वो उसे लेकर सीधा वू युआन के पास आई। दोनों ने मिलकर सब कुछ उठाया और ईस्ट रूम में ले गए। वहीं पर असेंबली स्टार्ट हुई। बेड देखते ही समझ आ रहा था ये नॉर्मल नहीं है। 2.2 मीटर वाइड, गांव में इतना बड़ा बेड किसी के पास नहीं था। ऊपर से जेन्युइन लेदर हेडबोर्ड, शाइनी हार्डवेयर हेड और फुट पे। एक ही नजर में जब मैट्रेस पर कवर चढ़ाया गया तो फिटिंग इतनी परफेक्ट थी जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेंथ, विड्थ, थिकनेस, सब कुछ स्पॉट ऑन। वू युआन ने पूछा, पसंद आया? यांग लुआन का रिएक्शन, बहुत ऑसम। वो सीधा बेड पर जंप कर गई और स्टारफिश की तरह फैल गई। सरप्राइजिंगली अंदर के स्प्रिंग्स बिल्कुल भी चुभे नहीं। ना आवाज, ना डिस्कंफर्ट, बस एकदम स्मूथ। वू युआन की नजर अब कवर पर गई। ब्राइट रेड कलर और उस पे फूलों की एम्ब्रॉयडरी। हर डिजाइन दूसरे से ज्यादा सुंदर। तब समझ आया इसलिए इतने दिन लगे। एक्साइटेड होकर बोली, तुम भी आके ट्राई करो। वू युआन भी उसके पास लेट गया और तब सडनली एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। उसकी सांस सीधा उसके कान के पास महसूस हो रही थी। यांग लुआन का चेहरा धीरे धीरे लाल होता गया, गालों से लेकर गर्दन तक। वू युआन बस उसे देखते रह गया, जैसे वक्त रुक गया हो। और तभी थर्ड सिस्टर की आवाज गेट से आई। दोनों एकदम से घबरा के उठ गए, जैसे पकड़े गए हो। वू शॉ थोड़ा मुस्कुरा के बोली, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? यांग लुआन तुरंत शर्मा के, नहीं बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, वैसे भी परसों शादी है, फिर तो तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वू शॉ सीरियस हो गई। आज तुम दोनों जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ, फिर काउंटी स्टोर जाके लुआन के लिए एक शंघाई वॉच ले लेना। हमारे घर आ रही है, कुछ नया तो होना चाहिए। और उसने सीधा 200 युआन ने मना करने की कोशिश की, जरूरत नहीं है। पर वू युआन ने मना नहीं किया। उसने सोचा, दोनों फिर सिटी के डिपार्टमेंट स्टोर गए। आज स्टोर का सीन अलग था। न्यू ईयर के चक्कर में हर जगह भीड़ ही भीड़। लोग, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन। वू युआन ने बिना टाइम वेस्ट किए यांग लुआन के लिए एक शंघाई लेडीज वॉच ली। सब खरीदने के बाद सिर्फ 20 युआन बचे। जाते वक्त वो फर्नीचर सेक्शन के पास से गुजरे। वहां एक इंपोर्टेड स्प्रिंग मैट्रेस रखा था। प्राइस 2000 युआन। यांग लुआन रुक गई, एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे से सर उठाया और उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। अब उसे किसी चीज से जलन नहीं हो रही थी, न फ्रिज, न टीवी, न कोई महंगी चीज। उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, अगर मेरा आदमी इतना कैपेबल है तो ये सब चीजें बस वक्त की बात है।